Here I am, this is me. Hi students. तो आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर हीट एनर्जी का। ठीक है, क्लास 10 बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई आईसीएसई सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 12 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं और इंपॉर्टेंट नोट्स को नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हीट एनर्जी क्या है? देखिए, हीट एनर्जी क्या है, जब आप क्लास 6 या 7 में थे तब पहली बार आपको हीट एनर्जी का एक डेफिनेशन मिला था कि ये वो इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब जो कोई भी चीज को हम छूने से अगर हॉटनेस या कोल्डनेस का कोई भी सेंसेशन हो जाए उसको हम हीट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है, ये डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है। तो हीट एनर्जी का डेफिनेशन अभी आप क्या सीखेंगे? तो हीट एनर्जी का एक डेफिनेशन निकल के आता है, इट इज द summation of kinetic and potential energy possessed in a body. Summation of kinetic and potential energy possessed in a body. तो ये वाला डेफिनेशन हमको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, एक पर्टिकुलर बॉडी को अगर आप लेंगे, जो कोई सा भी बॉडी हो, वाटर ले ले या फिर कोई सा भी एक बॉडी ले ले, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वहां पे वो मॉलिक्यूल्स आइदर वो रेस्ट पे होंगे या रैंडम मोशन पे होंगे, रेस्ट या फिर रैंडम मोशन। तो जो एनर्जी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में आता है ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसके पोजीशन के वर्च्यू पे जो एनर्जी एक मॉलिक्यूल्स को मिलता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और सिमिलरली जब वो मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है, रैंडम मोशन जिगजैग मोशन में मूव करता है, तो ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन जो एनर्जी उसमें डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो कोई सा भी बॉडी ले ले, उसमें पोटेंशियल और काइनेटिक का मिक्सचर है, ठीक है, वो एनर्जी का मिक्सचर है, उसको अगर हम समेशन कर देंगे दैट विल गिव मी द टोटल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी और हीट एनर्जी मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो पहला चीज जानना है ये हीट एनर्जी को हम मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट के लिए जो यूनिट हम फॉलो करते हैं, जो एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट है जूल, वो ही फॉलो करते हैं। लेकिन हीट एनर्जी के लिए एक स्पेशल यूनिट है, ठीक है, एक स्पेशल यूनिट हीट एनर्जी के लिए हमको मिल जाता है। वो जो यूनिट होता है उसको हम कैलोरी बोलते हैं, और जो बड़ा वाला यूनिट होता है उसको हम किलो कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, किलो कैलोरी बोलते हैं उसको। तो कैलोरी क्या है या किलो कैलोरी क्या है वो समझिए पहले। देखिए, एक चीज याद रखना है, ये जो चैप्टर है हीट का, यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि वाटर जो है, वाटर पानी, वाटर को हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं हीट चैप्टर के लिए, क्योंकि ये हमको पता चलेगा लेटर इन द चैप्टर कि वाटर जो है सबसे ज्यादा हीट एब्सॉर्ब भी कर सकता है या सबसे ज्यादा हीट लिबरेट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं। तो जब आप 1 ग्राम वाटर, एक पर्टिकुलर कटोरे पे अगर आप 1 ग्राम वाटर लेंगे, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर लेंगे और उसको थोड़ा सा हीट करेंगे, अगर एक थर्मोमीटर डाल के देखेंगे कि वहां पे 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो गया है उसका टेम्परेचर, ठीक है, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराना है उसका टेम्परेचर, ठीक है, तब जो हीट यहां पे यूज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कराने का जो हीट एनर्जी होता है उसको हम बोलते हैं कैलोरी। और सिमिलरली अगर 1 ग्राम की जगह पे 1 केजी आपने वाटर ले लिया, सिमिलरली 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपने राइज कर दिया, जो हीट एनर्जी उसमें यूज्ड अप होगा उसको बोलते हैं हम किलो कैलोरी। अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं कैलोरी और किलो कैलोरी को जोल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जोल लिख सकते हैं, और यहाँ पे 4200 जोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, रियल वैल्यू 4186 है, अप्रोक्सीमेटली 4200 हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, हीट का जो पहला पार्ट है। ठीक है, तो अभी देखिए हीट का जो सेकंड पार्ट है, हमको पता लगना चाहिए कि हीट एनर्जी फ्लो कैसे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लिया। अभी चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अभी देखिए रूल क्या क्या है इसमें। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मान के चलिए मेरे पास 2 बॉडी है, ये पर्टिकुलर एक बॉडी हो गया और ये एक पर्टिकुलर बॉडी हो गया। यहां पे ये जो पर्टिकुलर पहला वाला बॉडी समझ लो ये ए ये बी है, यहां पे समझ लो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें 400 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है और 600 जूल का काइनेटिक एनर्जी है। मतलब मान के चलिए अगर आप इसको एड अप करेंगे तो कितना आएगा, 1000 जूल ऑफ हीट एनर्जी आ जाएगा।
ठीक है, हमको पता है ना समेशन करने से हीट एनर्जी आता है। सिमिलरली यहाँ पे 600 जूल का समझ लो, अच्छा 600 छोड़िए, और एक एग्जांपल लेता हूं, समझ लो यहाँ पे 700 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है और समझ लो 500 जूल का यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो समेशन कितना आ जाए, समेशन आ जाएगा 1200 जूल का हीट एनर्जी। अभी अगर आपको जानना है हीट फ्लो कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीट में, ठीक है, पहला वाला चीज जो आपको जानना है फ्लो कैसे होता है, हीट फ्लो। तो हीट फ्लो जब आप देखेंगे तो अगर मैं इन दोनों बॉडी को कनेक्ट कर दूंगा तो हमको क्या पता है कि एनर्जी जो है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो सिर्फ फ्लो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी। और कैसे फ्लो होता है, हायर टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा याद रखना है कोई सा भी एनर्जी हो, हमेशा उसका हायर पोटेंशियल, जहां पे वो ज्यादा होगा वहां से जो जहां पे इसका कम होगा, ठीक है, अमाउंट जहां कम होगा वहां पे ट्रेवल करेगा। हमेशा हायर टू लोअर पोटेंशियल ट्रेवल होता है। लेकिन अच्छा, तो यहां पे कैसे ट्रेवल होगा फिर, ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे यहां पे तो ये वाला वैल्यू हायर है हीट का, ये वाला वैल्यू हायर है और ये वाला है कम वैल्यू, ठीक है, दिस इज द हायर वैल्यू, दिस इज द लोअर वैल्यू। तो हीट एनर्जी ऑब्वियसली ऐसे फ्लो करना चाहिए, दैट इज 1200 जूल से लेकर 1000 जूल तक। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। क्यों, देखिए, पहला चीज आपको देखना है, जब भी हीट फ्लो के बारे में बात करेंगे, पहला रूल मानना है कि हीट फ्लो में ये जो हीट फ्लो है ये डिपेंड ही नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि हमको पता है हीट एनर्जी द समेशन ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक। और पोटेंशियल पार्ट जो है, ये जो पोटेंशियल पार्ट मैंने लिख लिया यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल पार्ट मैंने यहाँ पे लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी वो तो स्टोर्ड एनर्जी होता है। एक बॉडी जब रेस्ट पे रहता है उसका स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसका वर्च्यू ऑफ पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये स्टोर्ड एनर्जी कभी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है, अगर इसको फ्लो करना है वो काइनेटिक में कन्वर्ट होना पड़ेगा ही, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमेशा हीट एनर्जी जो सप्लाई होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, जब ट्रांसफर होता है वो उसका पोटेंशियल एनर्जी को डिपेंड ही नहीं करता। मतलब कि उसका हीट एनर्जी जो होता है टोटल हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। डिपेंड किसके ऊपर करता है, जो एनर्जी मूव कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड होता है, जो एनर्जी मूव करता है, ठीक है। यहाँ पे मूव कौन कर सकता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर कौन हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी। तो हमको हमेशा देखना है कौन सा बॉडी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में है। तो देखिए इन दोनों में ये वाला जो बॉडी है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मच मोर, ठीक है, 600 जूल है, यहाँ पे 500 जूल है। तो जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा वहां से ये पर्टिकुलर हीट ट्रेवल करेगा। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको हम टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। हमको पता था कि टेम्परेचर को डेफिनेशन जब छोटे थे आप, तब टेम्परेचर का डेफिनेशन आपने सीखा था कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब कितना हीट है उसका डिग्री। लेकिन असल में टेम्परेचर का डेफिनेशन है टोटल अमाउंट ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी, नॉट द पोटेंशियल एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ ओनली काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है हीट एनर्जी जो फ्लो होता है वो हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कितना हीट एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो हमेशा हीट एनर्जी, हीट फ्लो डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये वाला दूसरा रूल है हीट फ्लो का, ठीक है। जब हीट एनर्जी फ्लो होता है हीट एनर्जी के ऊपर ही डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। अभी नंबर 3 पॉइंट, अभी देखिए जब हमको पता लग गया कि हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है तो कहां से कहा जाएगा, जहां पर ज्यादा होगा वहां से कम हो जाएगा ना। जहां पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा मतलब ज्यादा टेम्परेचर जहां पे रहेगा, वहां से जहां पर कम टेम्परेचर रहेगा या लेस अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रहेगा वहां पे ट्रेवल करेगा। तो हीट फ्लो कहां से कहा होता है, हायर टेम्परेचर से। हीट फ्लो ऑलवेज हैपन फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, याद रखना ये चीज, हायर से लोअर। अगर कभी आपने ये पर्टिकुलर जो फ्लो है इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना चाहा कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में जाए हीट, अगर ये चाह भी ले, ठीक है, तो आपको एक इंजन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है कार्नोट इंजन। वो आपका एनर्जी, आपका एक्सटर्नल एनर्जी को यूज अप करेगा और उल्टा फ्लो कर सकता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर है, वहां पे ये वाला चीज सिखाया जाएगा। लेकिन नॉर्मल केस याद रखना, हमेशा हीट एनर्जी
हायर से लोअर तक जाता है। यहाँ पे कोई एनर्जी यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हीट एनर्जी फ्लो होता है। अगर आपने बाहर से एनर्जी दिया तो उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए नंबर 4 पॉइंट। अभी ये चीज याद रखना, कब तक ट्रेवल करेगा। हमको ये चीज पता चल गया कि हीट एनर्जी का फ्लो हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। कहां से कहा जाएगा, हायर से लोअर जाएगा। लेकिन कब तक जाएगा, जब तक द टेम्परेचर बिकम्स इक्वल। मतलब कि यहां से यहां तक कितने देर तक हीट एनर्जी ट्रेवल करेगा, जब तक दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। मतलब कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो जाता। जैसे कि यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 500 है, तो 600 प्लस 500 बाई 2 कितना आ जाएगा, 1100 बाई 2 दैट इज 550, ठीक है। जब तक यहाँ पे भी 550 और यहाँ पे भी 550 नहीं हो जाता है, तो तब देखिए ये जो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, टोटल अमाउंट 05950 हो जाता है। यहाँ पे टोटल अमाउंट 051,250। अभी भी देखिए हीट एनर्जी इक्वल नहीं हुआ है। याद रखना है, जब हीट फ्लो होता है अल्टीमेटली हीट एनर्जी इक्वल नहीं होता है, सिर्फ उसका टेम्परेचर लास्ट में इक्वल हो जाता है। ये 4 पॉइंट आपको याद ही रखना है हीट फ्लो के लिए, नहीं तो आप इसका जो न्यूमेरिकल्स है वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। हमेशा याद रखना, हीट फ्लो हीट एनर्जी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल या फाइनल कितना हीट है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। हायर से लोअर तक जाता है टेम्परेचर में, और जो टेम्परेचर फ्लो होता है जब तक उसका टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, हीट फ्लो होता ही जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चीज देखिए, तो एक बार जब आप हीट फ्लो के बारे में समझ लिए, तो हमको याद रखना है कि हीट एनर्जी एक बॉडी में कितना जमा हो सकता है, एक पर्टिकुलर बॉडी में कितना हीट जमा हो सकता है वो भी जानना है, ठीक है। तो मतलब कि हीट कैपेसिटी एक बॉडी का कितना हो सकता है वो भी जानना है, ठीक है। तो देखिए पहला चीज हीट कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर बॉडी एक पर्टिकुलर मास का जो बॉडी है कितना अमाउंट ऑफ हीट ले सकता है अपने अंदर, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो क्या होगा उसका वैल्यू, देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, आप ही सोच के देखिए। अगर मैं ये पर्टिकुलर पीस मान के चलिए एक कोल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, या फिर ये मान के चलिए एक आइस क्यूब है, ठीक है। यहाँ इससे बहुत अच्छे से एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कि एक आइस क्यूब है आपके पास, ठीक है, छोटा सा, और दूसरा एक बंदा है उसके पास ये बड़ा सा आइस क्यूब है, दोनों आइस ही। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन से वाले केस में ज्यादा हीट एनर्जी यूज्ड अप हो जाएगा इसको मेल्ट करने के लिए, दोनों आइस को मेल्ट करना है, कहां पे ज्यादा यूज्ड होगा, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि बड़े वाला जो आइस है वहां पे मेल्ट होगा, ठीक है। तो मतलब कि बड़ा वाला जो आइस है जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा हीट ले सकता है। तो मतलब कि H डिपेंड्स ऑन मास, ठीक है। और हमको पता है कि हीट एनर्जी जब सप्लाई करते हैं हमेशा टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इनिशियल क्या टेम्परेचर है और फाइनली उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। मान के चलिए एक पर्टिकुलर मैंने आयरन का क्यूब ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैंने आयरन का क्यूब ले लिया, दोनों का मास सेम है, ठीक है, दोनों आयरन क्यूब का मास सेम है। मान के चलिए इसके इनिशियल टेम्परेचर पहले से 300 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मान के चलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है 500 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली उसको पता नहीं है, मान के चलिए कि 500 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। सिमिलरली ये जो आयरन क्यूब है इसके इनिशियल टेम्परेचर मान के चलिए 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी तो मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा ना, आयरन ही तो है, दोनों का मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होगा। तो मैंने अगर कहा किसके अंदर ज्यादा हीट लेगा, मेल्ट होने से पहले किसके अंदर ज्यादा हीट ले सकता है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर रहेगा ये वाला, ठीक है ना। जिसके अंदर पहले 100 डिग्री था उसका 500 तक ले जाना है, मतलब 400 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा यूज्ड अप हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 200 का गैप है, देखिए 300 और 500 200 का गैप है, तो काइनेटिक एनर्जी कम यूज्ड होगा, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा यूज्ड होगा काइनेटिक एनर्जी वहां पे ज्यादा हीट देना पड़ेगा। मतलब कि ये हीट एनर्जी आपका टेम्परेचर डिफरेंस में भी डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको हम थीटा बोलते हैं, यहाँ पे ये टेम्परेचर डिफरेंस को डिनोट करता है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। समझ में आ गया। अगर मैंने इन दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या आएगा, देखिए, ठीक है। अगर मैंने इस दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या आने वाला है, तो H प्रोपोर्शनल M थीटा, ठीक है।
तो अभी देखिए ये प्रोपोर्शनल साइन को अगर हमको हटाना है तो हमें पता है कि प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए एक इक्वल टू लगता है और एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो सी है। ठीक है, ये जो सी है उसका फुल नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है, डेफिनेशन पहले सुनिए, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हीट कैपेसिटी जो है उसका डेफिनेशन है एक डेफिनिट मास को, क्योंकि यहां पे हम एक पर्टिकुलर मास को हम लेते हैं, ये वाला केस देखिए, पर्टिकुलर एक मास को एम मास को लेते हैं, तो एक डेफिनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितना हीट यूज्ड होगा। ठीक है, डेफिनिट मास को 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराने के लिए जितना हीट यूज्ड अप होगा उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वहां पे डेफिनिट मास कभी भी नहीं ले सकते, हमेशा यूनिट मास लेना पड़ता है। ठीक है, यूनिट मास मतलब 1 ग्राम या 1 केजी का कोई सा भी मास ले लो, वाटर ले लो, आयरन ले लो, जो कोई सा भी मास ले लो, लेकिन यूनिट मास लेना पड़ेगा। उसको अगर हीट अप करके आप 1 डिग्री सेल्सियस उसका राइज करेंगे या फिर फॉल करेंगे टेम्परेचर को, वहां पे जितना हीट यूज्ड अप होगा उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिट पे जाएंगे तो यूनिट क्या है, देखिए ये जो हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी का यूनिट तो जूल हो जाएगा। ठीक है, हीट टोटल हीट जो होता है जूल हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसका यूनिट है जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 1 ग्राम का सब्सटेंस, हमेशा यहाँ पे डेफिनिट मास था लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम लेना है तो पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम, जूल पर ग्राम, और 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करना है तो पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आया, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या फिर बड़े वाला यूनिट भी ले सकते हैं, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो अभी देखिए ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो है आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का C इक्वल टू H बाई एम थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला जो है H बाई एम थीटा। ठीक है, और अच्छा इसका जो यूनिट है जूल, अच्छा पर डिग्री सेल्सियस था ना, 1 डिग्री सेल्सियस तो पर डिग्री सेल्सियस, या फिर आप केल्विन भी यूज कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसका जो वैल्यू है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखिए, अगर आप सेम मास का 2 पर्टिकुलर वैल्यू लेंगे, देखिए डेफिनेशन तो हमको पता है लेकिन डिटेल्स में हमको समझना है। ठीक है, अगर आप सेम मास का 2 वैल्यू लेंगे, मतलब कि यहाँ का मास भी m है, यहाँ का मास भी m, सेम मास है, लेकिन ये वाला पीस जो है ये आयरन का है और ये वाला पीस जो ये कॉपर का है। ठीक है, दोनों 2 पर्टिकुलर मास का, सॉरी सेम मास का 2 पर्टिकुलर एलिमेंट्स है। ठीक है, एक आयरन का एक कॉपर का। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने हीट सप्लाई करके इसका टेम्परेचर राइज जो है 100 डिग्री तक किया। ठीक है, पहले इसका 50 डिग्री था, इसका भी पहले 50 डिग्री था, दोनों का सेम टेम्परेचर, राइज भी दोनों में आपने सेम ही किया हीट अप्लाई करके। देखिए आपका चेंज इन टेम्परेचर दोनों में 50, मास भी सेम है, तो क्या दोनों सेम अमाउंट ऑफ हीट कैप्चर करेंगे अपने अंदर? हाँ, नहीं करेंगे ना। हाँ, आपने पढ़ा था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन। ठीक है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन, वहां पे आपने पढ़ा था कि जो सॉइल होता है, ठीक है, ग्राउंड जो होता है वो हीट अप बहुत जल्दी हो जाता है, वेयरस वाटर बहुत बहुत धीरे धीरे हीट अप होता है। ठीक है, तो ये ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सेम मास होने के बावजूद, ठीक है, दोनों में सेम मास सेम टेम्परेचर होने के बावजूद दोनों में हीट एनर्जी डिफरेंटली कैप्चर होता है। ठीक है, वो कैरेक्टर जो एक एलिमेंट का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ये वाले कैरेक्टर के लिए 2 पर्टिकुलर बॉडी कभी भी सेम हीट एनर्जी कैप्चर नहीं कर सकते जब उनका टेम्परेचर और मास सेम रहे। ठीक है, उनका टेम्परेचर कभी भी, उनका हीट एनर्जी कभी भी सेम नहीं होगा, ये वाले कैरेक्टर के लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में वाटर जो है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये वाला सबसे ज्यादा है वाटर का, 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देख के लगता है बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत ही छोटा वैल्यू है लगता है। तो देखिए मैं समझाता हूं ये कैसे बड़ा है और दूसरे से कैसे बड़ा है। देखिए, तो अगर आप देखेंगे अच्छे से, ये जो
वाटर है, ठीक है, वाटर है, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है उसका? इसका मतलब है अगर आप कभी भी 1 ग्राम ऑफ वाटर लेंगे, ठीक है, कभी भी एक छोटे से कटोरे पे 1 ग्राम वाटर कितना होगा? इतना सा, बहुत ही कम, ठीक है। 1 ग्राम वाटर अगर आप लेंगे, वहां पे आप टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करेंगे। याद रखना, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस आप राइज करेंगे। ये जो वाटर है कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा? 4.2 जूल ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ये छोटा वैल्यू नहीं, ये बहुत बड़ा वैल्यू है। आप सोचिए 1 ग्राम वाटर अगर इतना वैल्यू एब्जॉर्ब कर सकता है, तो 1 केजी वाटर कितना वैल्यू एब्जॉर्ब कर सकता है? 1 केजी ऑफ वाटर 4200 जूल, ठीक है। 1 केजी कितना होता है? आपके घर में जो कटोरा होगा ना, जो जिससे आप वाटर बॉयल करते हैं, वो अगर फिलअप करेंगे उसमें भी 1 केजी से ज्यादा वाटर आ जाएगा। वहां पे 4200 अमाउंट ऑफ 4200 जूल ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब हो जाता है। अगर आप कंपेयर करेंगे इसको, मान के चलो कॉपर से मैंने अगर कंपेयर कर दिया इसको, कॉपर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, बहुत सख्त मटेरियल है कॉपर, वायरिंग पे यूज होता है, ठीक है, उसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सिर्फ 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। मतलब कि वो 1 ग्राम अगर या फिर 1 केजी का अगर कॉपर लेंगे तो 400 जूल तक ही हीट एब्सॉर्ब कर पाएगा। लेकिन वाटर देखिए 4200 जूल हीट एनर्जी, मतलब कि कॉपर से कितना ज्यादा, देखिए कॉपर से कितना ज्यादा है वो वाला वैल्यू, लगभग 10 टाइम्स ज्यादा, ठीक है, लगभग 10 टाइम्स मोर देन कॉपर वो हीट एब्सॉर्ब कर सकता है। इसी कारण वाटर से बहुत सारे अजूबे हो जाते हैं, बहुत सारे अजूबे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का फॉर्मेशन। आपको पता था कि सॉयल जल्दी गर्म होता है, लेकिन वाटर बहुत धीरे धीरे भी, क्योंकि वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। उसको जितना भी हीट दे दो वो एब्जॉर्ब ही करता जाएगा, एब्जॉर्ब ही करता जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, इतना हीट एब्जॉर्ब कर सकता है वो। इसीलिए सुबह को क्या होता है, एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर जो बहुत हीट अप हो जाता है, उसके ऊपर लो प्रेशर हो जाता है। जो वो बहुत हीट अप हो जाता है, उसके ऊपर जो एयर हो जाता है, हॉट हो जाता है, वो उड़ जाता है एयर, ठीक है, वो लो प्रेशर जोन बन जाता है। लेकिन सी या फिर ओशन जो है, वो लोग तो बहुत ठंडे रहते हैं, इतना जल्दी हीट अप नहीं होते। तो उसके ऊपर जो एयर रहता है ना, वो एयर बहुत कोल्ड रहता है, वहां पे हाई प्रेशर जोन होता है। तो सुबह को हाई प्रेशर मतलब सी से लो प्रेशर मतलब कि लैंड तक एयर ब्लो होता है वहां पे, ठीक है, फ्लो होता है, सॉरी ब्लो नहीं, फ्लो होता है, ठीक है, एयर। तो वहां पे आपको दिन में लैंड सी ब्रिज मिल जाएगा, सी से आ रहा है। रात को आपको लैंड ब्रिज मिल जाएगा, लैंड से, क्योंकि लैंड बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, लेकिन वाटर जो है वो रिलीज भी बहुत बहुत, मतलब 1 केजी 1 डिग्री सेल्सियस फॉल करने के लिए इतना हीट रिलीज करेगा, मतलब कि उसका एयर बहुत हीट अप हो जाएगा। वाटर रिलीज कर रहा है तो उसके ऊपर एयर जो है वो एब्सॉर्ब करेगा वो हीट को, और रात को उड़ जाएगा, वहां पे एक लो प्रेशर हो जाएगा। तो रात को लैंड ब्रिज लैंड से सी तक जाएगा। या फिर और एक चीज भी मान सकते हो, जैसे कि आप लोग जिसके पास भी गाड़ी है, कुछ भी हो जाए, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, वो कूल करने के लिए बहुत सारे दिन ऐसा होता है वो रेडिएटर बहुत गर्म हो जाता है, ठीक है, बहुत गर्म हो जाता है। वहां पे वो रेडिएटर को कूल करने के लिए पानी डालते हैं उसके ऊपर, क्योंकि पानी जो है बहुत अच्छे से, बहुत मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता है वो पर्टिकुलर रेडिएटर से, ठीक है। तो इसी कारण वाटर का स्पेसिफिक इतना ज्यादा है, तो इसी कारण उसको रेडिएटर में या कोई मशीनरी पार्ट्स में कूलेंट मान के यूज करते हैं वाटर को, ठीक है। और भी बहुत सारे यूज है। आप अगर, अच्छा, जैसे कि देखिए, तो 2 यूज तो मैंने बता दिया, ये जो वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है उसका 2 यूज मैंने बता दिया, कि पहला है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का फॉर्मेशन, ठीक है, वो होता है वाटर के हाई स्पेसिफिक हीट के कारण। या फिर आप देखेंगे सी के सामने मॉडरेट क्लाइमेट रहता है हमेशा। गोवा या कभी भी आप कोई भी सी बीच के सामने जाएंगे तो देखेंगे वहां पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, नियर सी, ठीक है, मॉडरेट क्लाइमेट, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के कारण सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बहुत अच्छे से चलता है वहां पे, तो ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होता, बहुत नीचे भी नहीं गिरता टेम्परेचर, ठीक है। या फिर वाटर को फर्मेंटेशन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन मतलब
कभी कभी क्या होता है, जब मतलब जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स ज्यादा दौड़ते हैं जो, तो उनका मसल एक हो जाता है, ठीक है, मसल एक, तो वहां पे थोड़ा गर्मी देना पड़ता है। अगर गर्मी देने से वो मसल एक थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो जाता है। तो गर्मी देने के लिए हॉट वाटर बैग यूज करते हैं, ठीक है, हॉट वाटर बैग। तो हॉट वाटर बैग क्या करता है, वहां पे जब भी रखेंगे हॉट वाटर बैग, कोई सा भी टिश्यू आपका जहां पे आपको एक हो गया है, वहां पे अगर आप हॉट वाटर बैग रखेंगे तो ये जो पानी है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है पर डिग्री सेल्सियस फॉल करने के लिए। तो बहुत ज्यादा टाइम तक आप वो हीट को प्रिजर्व कर सकते हैं और वो हीट को धीरे धीरे करके छोड़ सकते हैं आपके टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसी कारण फॉर्मेंटेशन पर्पस के लिए भी हॉट वाटर यूज कर मतलब वाटर यूज करते हैं, ठीक है। या फिर मैंने जब बताया था अभी कि वाटर को कूलेंट मान के भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी या फिर कोई सा भी इंडस्ट्रियल पर्पस में जो मशीनरी यूज होता है उसमें भी कूलेंट मान के यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर सकता है। थोड़ा सा अमाउंट ऑफ वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब कर सकता है, ठीक है। या फिर फार्मर्स लोग ये वाटर यूज करते हैं टू प्रिवेंट क्रॉप्स फ्रॉम फ्रॉस्टिंग। होता क्या है, देखिए, जब फ्रॉस्टिंग शुरू होता है, फ्रॉस्टिंग मतलब जब स्नोफॉल शुरू होता है, स्नोफॉल शुरू होने से जो क्रॉप्स होते हैं वो मतलब क्रॉप्स में जो वाटर रहता है वो फ्रीज हो जाते हैं। तो फ्रीज होने से वो क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, ठीक है, क्रॉप्स या फिर वेजिटेबल जो भी हो खराब हो जाते हैं। तो फार्मर्स पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा जाके वाटर को पूरा फील्ड में वो सप्लाई कर देंगे, पूरा फील्ड में जाके वाटर सप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, जब स्नोफॉल शुरू होगा, जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, जब ड्रॉप होना शुरू होगा, वाटर फ्रीज होंगे। तो वाटर जब फ्रीज होगा, दैट वाटर विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। 1 ग्राम वाटर 4.2 जूल और 1 केजी का वाटर 4200 जूल ऑफ हीट एनर्जी रिलीज करेगा। वो जो एनर्जी रिलीज करेगा वो जाके क्रॉप्स को फ्रीज नहीं होने देंगे, ठीक है, चारों ओर गर्मी फैला देंगे वो लोग, ठीक है। और लास्ट में आप कोई सा भी जूस का बोतल जो हो, ठीक है, जूस के बोतल को फ्रीजिंग से, ठीक है, प्रिवेंट फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रीजिंग से प्रिवेंट करता है वाटर, ठीक है। जूस का बोतल जहां पे रखते हैं, ठीक है, वहां पे चारों ओर वाटर दे देते हैं। तो वाटर देने से क्या होता है, वहां पे जूस के बोतल में मतलब फ्रीज नहीं होते, फ्रीज होने से पहले वाटर जो है वो एब्सॉर्ब करता है हीट, रिलीज कर देता है हीट को, ठीक है। जब टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है कोल्ड कंट्रीज में, तो वाटर क्या करता है, वाटर वो टेम्परेचर ड्रॉप करने के लिए 1 डिग्री ड्रॉप करने के लिए 4200 जूल ऑफ वाटर, 1 केजी का वाटर रिलीज करता है, ठीक है। तो वो वाटर जाके वो जूस बोतल जो वहां पे वाटर पे रखा होगा जूस बोतल, उसको हीटअप करते रहते हैं। और जो हीटअप होता है, जो जूस बोतल ज्यादा मतलब फ्रीज नहीं होते, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, पहला चीज सीखा कि हीट एनर्जी किसको कहते हैं, टेम्परेचर किसको कहता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको कहता है, और हीट फ्लो कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैलोरीमेट्री, ठीक है, और कैलोरीमीटर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना, सबको मदद हो जाएगी, ठीक है। चलो अभी चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे हीट एनर्जी के साथ।